Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. तो आपको जो इसकी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं न्यूज की तरफ। द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज साबेरी रिवर। साबेरी रिवर जो है ये क्यों आई है न्यूज में? क्योंकि कुछ माइग्रेंट्स हैं, कुछ फिशर folk फैमिलीज हैं, उन्होंने यहाँ पे टेम्परेरी हाउसेज जो है वो बिल्ड किए हैं। कहाँ पे? ऑन द सैंड्स ऑफ साबेरी रिवर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ साबेरी रिवर की। साबेरी रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी। किसकी ट्राइब्यूटरी है ये? गोदावरी रिवर की। तो रिवर्स आपका जो आपने अगर अपना एसएसबी का भी सिलेबस देखा होगा तो उसमें रिवर्स एंड लेक्स हैं इंडिया की एंड जेएनके की एज वेल। तो यूपीएससी का एग्जाम हो, केएस का एग्जाम हो, आपको रिवर से कोई ना कोई क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। तो मैं बात करती हूँ गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर आपको अगर पता हो, गोदावरी रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ की? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। और गोदावरी रिवर को और हम क्या बोलते हैं? गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो मैं ट्राइब्यूटरीज की बात करती हूँ, किसकी? गोदावरी रिवर की। तो गोदावरी रिवर की जो ट्राइब्यूटरीज है, साबेरी रिवर इज वन ऑफ द ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। तो और जो ट्राइब्यूटरीज है मैं कुछ आपको यहाँ बता रही हूँ। ट्राइब्यूटरीज है मांझिरा, वारदा, वैनगंगा, ठीक है, ये कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं। बाकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं इसकी और ट्राइब्यूटरीज कहाँ हैं। अब गोदावरी रिवर की ओरिजिन की मैं बात करती हूँ कि गोदावरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आपसे रिवर्स का ओरिजिन पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, उसकी ट्राइब्यूटरीज पूछ ली जाती है कि इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है वो कहां, कौन सी ट्राइब्यूटरी कहां से जाती है, और रिवर्स जो है वो कौन सी स्टेट में, कौन से स्टेट से कहां जाती है। तो मैं रिवर्स की इसकी बात करूं कि गोदावरी जो रिवर है ये कौन सी स्टेट से पास होती है? एक पहले तो ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही है, फिर ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन स्टेट्स में इस रिवर का जो है मेजर पार्ट जो है वो फ्लो होता है। कुछ मध्य प्रदेश जैसे मतलब मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में कुछ रिवर्स का जो पार्ट है वहां भी फ्लो होता है। तो इसकी लेंथ कितनी है रिवर की? आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की हो, चाहे नॉर्दर्न प्लेन्स की कोई भी रिवर हो, तो उसकी आपको लेंथ पूछ ली जाती है। तो गोदावरी रिवर की जो लेंथ है वो कितने किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। अगर मैं लो लेवल एग्जाम्स की बात करूं, जेके एसआई या फिर सब इंस्पेक्टर जेकेपी पुलिस कांस्टेबल, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि दक्षिण गंगा जो है वो कौन सी रिवर को बोला जाता है? दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को बोला जाता है। अब मैं बात करती हूँ साबेरी रिवर की। मैंने आपको बताया साबेरी रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? गोदावरी की। ठीक है, तो साबेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो कहां पे हुआ है? कहां से? ओडिशा स्टेट से। ओडिशा स्टेट से इसका ओरिजिन हुआ है और ईस्टर्न घाट, ठीक है,
ओडिशा स्टेट से इसका ओरिजिन हुआ है और ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से, ठीक है, ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से इसका जो है ओरिजिन हुआ है। तो कोई कहां से ओरिजिन हुआ है, कोई जगह भी तो होगी ना जहां से इस रिवर का ओरिजिन हुआ है, तो उस जगह का नाम है सिनकरम हिल्स, सिनकरम हिल रेंज, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, सिनकरम हिल रेंज से, जो कहां पे है, ओडिशा में है। यहां मैं बोलूंगी ईस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे है। तो ये साबेरी रिवर मैंने आपको बता दिया। एंड साबेरी रिवर की एक और चीज इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। साबेरी रिवर क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। बाउंड्री किस कौन कौन से स्टेट के बीच में, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा के बीच में ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, ठीक है। अब मैंने इसकी गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज साबेरी, अब कोई ना कोई रिवर साबेरी की भी तो ट्राइब्यूटरी होगी या नहीं भी होगी, बट साबेरी रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है सिलेरू रिवर, ठीक है। सिलेरू रिवर क्या है, सिलेरू रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ साबेरी एंड साबेरी रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ठीक है। तो सिलेरू रिवर जो है आपको कहां पे मिलेगी, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, ठीक है। तो एक मैंने इस पे हिल का नाम लिया था, सिनकरम हिल। तो आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो सिनकरम हिल्स है वो कौन सी स्टेट में है या कौन से घाट में है। तो आपको ये अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट ये याद रखना है कि सिनकरम जो हिल्स है वो कहां पे है, सिनकरम रेंज जो है वो कहां पे है, ओडिशा स्टेट में, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आपको किसी भी एग्जाम में ये रेंजेस पूछ ली जाती है कि कौन सी रेंज कौन सी स्टेट में है, या हाईएस्ट ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ऐसा ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि टेम्परेरी यहाँ पे हाउसेस बनाए गए बाय द फिशरमैन्स, बट ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि साबेरी रिवर की वजह से। एंड साबेरी रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गोदावरी, और साबेरी रिवर की ट्राइब्यूटरी गोदावरी, ये खुद एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है और इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी है, सिलेरू रिवर। तो इसीलिए ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवर। अब हम बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की ओर, स्टेटस ऑफ काला अजहर, ठीक है। काला अजहर या जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहे, स्टेटस ऑफ काला अजहर इन 4 स्टेट्स रिव्यू। जो स्टेटस है किसका, काला अजहर, ये क्या है बेसिकली, काला अजहर ये पैरासिटिक डिजीजेस है, ठीक है, पैरासिटिक डिजीज है ये वर्ल्ड की नंबर 2 डिजीज है जो मलेरिया के बाद लोगों को इफेक्ट करती है। नंबर 2 इन द सेंस कि नंबर 2 पैरासिटिक डिजीजेस है जो आफ्टर मलेरिया जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। एंड सो इट इज अ पैरासिटिक डिजीजेस। तो ये रिव्यू किसने किया है, रिव्यू, ठीक है, इन 4 स्टेट्स रिव्यू। तो ये रिव्यू है, ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अभी प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कौन है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको रिव्यू किया है। एंड रिव्यू किया है कौन कौन से स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको रिव्यू किया है, किसने रिव्यू किया है, या कौन से स्टेट में इसको रिव्यू किया गया है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है व्हाट इज काला अजहर, ठीक है। काला अजहर है क्या, बेसिकली ये पैरासिटिक डिजीज है, ठीक है, पैरासिटिक डिजीज है। और ये कौन से पैरासाइट से फैलती है, उस पैरासाइट
लेशमानिया पैरासाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके साइंस सेक्शन में जो डिजीज है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पैरासिटिक डिजीज है और उस पैरासिटिक का नाम क्या है ये आपको याद रखना है, लेशमानिया पैरासाइट, ठीक है। तो काला अजहर जो है वो कौन सी पैरासाइट से फैलता है, पैरासाइट का नाम है ये। एंड अगर मैं बात करूं ये स्प्रेड किससे होता है, काला अजहर स्प्रेड बाय द सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाइज पता है आपको, मक्खियां, ठीक है, उससे ये जो है डिजीज फैलती है। तो ये जो डिजीज है ये अनहाइजीनिक प्लेसेस में फैलती है। अनहाइजीनिक प्लेसेस जैसे मैं स्लम ड्वेलर्स की बात करूं, वो इस डिजीज से सबसे पहले जो है वो उनको ये डिजीज सबसे पहले लगती है, ठीक है। स्लम ड्वेलर्स हो गए, जहां पे भी गंदगी आपको मिलेगी वहां पे ये डिजीज के पेशेंट्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। अनहाइजीनिक प्लेस जितनी ज्यादा होगी वहां पे ये डिजीज फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि ये डिजीज हो गई। अब हम बात करते हैं इस डिजीज के सिम्टम्स की। तो क्या सिम्टम्स इस डिजीज के हो सकते हैं, फीवर, अगर फीवर है, अगर वेट लॉस हो रहा है, ये कुछ इस डिजीज के सिम्टम्स हैं। या तो ये सिम्टम्स आपको किसी भी पेशेंट में नहीं दिखेंगे, बट अगर कुछ पेशेंट्स में दिखते हैं तो वहां पे सिम्टम्स कौन से होंगे, फीवर, वेट लॉस। तो ये आपको जो है कुछ सिम्टम्स इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ये इफेक्ट करती है, अब कहां कौन से ऐसे ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे जहां पे ये डिजीज इफेक्ट करती है। मैं इंटरनल ऑर्गन की बात करूं तो पहला जो इंटरनल ऑर्गन में बात करूंगी लिवर। लिवर पे ये डिजीज इफेक्ट करती है, लिवर जो है वो स्वेल हो जाता है। सो स्वेलिंग ऑफ लिवर इज आल्सो अ सिम्टम ऑफ काला अल्सर, ठीक है। तो फिर स्प्लीन, आपको बोन मैरो के बारे में भी पता होगा, लिवर के बारे में भी आपको आई एम श्योर आपको पता होगा, बट आपको बड़े स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्प्लीन के बारे में नहीं पता होगा, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन इज ए ऑर्गन, और ये ऑर्गन कहां पे होती है, आपके बैक साइड पे, ठीक है, बैक साइड पे होती है, बैक साइड ऑफ योर बॉडी। स्प्लीन इज ए ऑर्गन जो आपके बैक साइड ऑफ द बॉडी पे होती है। तो ये इन चीजों को ये इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है, काला अल्सर जो ये डिजीज है। तो इसका जो वैसे तो इसकी मेडिसिन हैं, अगर आपको मेडिसिन वगैरह किसी पेशेंट को मिल जाती है तो वो उससे बच सकता है, बट अगर बहुत देर हो जाए तो इसकी फेटालिटी रेट कितना है, इसका फेटालिटी रेट है 95%, ठीक है, इसका फेटालिटी रेट है 95%। तो ये जितने भी अनहाइजीनिक प्लेसेस होंगी, जैसे स्लम ड्वेलर्स हो गए, या जहाँ पे गंदा पानी जो है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत गंदा है, तो वहां पे ये जो इसके सिम्टम्स जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे, इसके पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो काला अल्सर जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बता दिया कि इट इज द लाइक सेकंड मोस्ट, सबसे बड़ी डिजीज है आफ्टर मलेरिया, जो पैरासिटिक डिजीज है, ठीक है। 95% जो, अगर मैं मलेरिया की बात करूं, मलेरिया के बाद जो पैरासिटिक डिजीज है जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में है, वो कौन सी है, काला अल्सर, ठीक है। हम बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। ADB, that is Asian Development Bank, India signs $10 million loan to support the horticulture in the state of हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इंडिया ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक डील साइन की है $10 मिलियन की, किसके लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। और कौन सी स्टेट के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए। मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं सबसे पहले, तो हॉर्टिकल्चर डील्स विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस डील में बात हो रही है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और लोअर हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ। जो मैं सदर्न हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्दर्न की नहीं कर रही। सदर्न हिमाचल प्रदेश में कुछ जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल नहीं है, इसीलिए वहां पे एक डील साइन की गई है टू सपोर्ट द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन द हिमाचल प्रदेश। $10 मिलियन की ये डील है, ठीक है।
पढ़ना, इस न्यूज से सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मैं अगर बात करूं तो ये आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में से इट इज अ रीजनल बैंक, ये एक रीजनल बैंक है। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, अब हेडक्वार्टर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसके हेडक्वार्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं। हेडक्वार्टर्स बहुत एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, एंड मनीला इज इन फिलीपींस। फिलीपींस में है ये मनीला। ठीक है, तो इसकी जो डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी आपसे पूछी जाएगी, तो 1966। ये एक रीजनल बैंक है। ठीक है, एशिया का एक रीजनल बैंक है टू सपोर्ट द, किसके लिए? सोशल एंड इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये बैंक को क्रिएट किया गया था। तो मैं इस बैंक की बात कर रही हूं, तो ये जो बैंक है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये उस प्रिंसिपल पे, उनके वर्ल्ड बैंक की लाइंस पे चलता है, वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल्स पे चलता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल्स पे चलता है, मतलब कि जैसे वर्ल्ड बैंक में कोई कंट्री अगर जितना इन्वेस्ट करती है उस बैंक पे, उतने उसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। सो जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी यही प्रोसीजर है कि जितना कोई उस बैंक में इन्वेस्ट करेगा, जितना उस बैंक में कोई पैसा लगाएगा, उसको इतने ज्यादा क्या मिलेंगे? वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स जो होंगे किसी भी कंट्री के, वो किसकी प्रोपोर्शन में होंगे? इन प्रोपोर्शन टू द, कि कोई कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा पैसा इस पे इन्वेस्ट कर रही है और सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स जो है उस कंट्री को मिले हैं? तो मैं पहली जो कंट्री का नाम दूंगी, इट इज वेरी अंडरस्टूड, यूएसए एंड जापान। यूएसए एंड जापान ने सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें करी है। तो उसके जो मैं बात करूंगी वोटिंग राइट्स के, उसके वोटिंग राइट भी सबसे ज्यादा है। तो कितने परसेंट है? 15.57%। ठीक है, 15.57% इनके वोटिंग राइट है दोनों कंट्री के। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो उसके बाद कंट्री आती है चाइना। तो चाइना के कितने परसेंट वोटिंग राइट है? 6.429% वोटिंग राइट्स है। उसके बाद है इंडिया। इंडिया के कितने परसेंट वोटिंग राइट है? 6.3%। ठीक है, ये कुछ वोटिंग राइट्स है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उतने उसके क्या है, वो उतने परसेंटेज या उतने प्रोपोर्शन में उसको वोटिंग राइट मिले हैं। तो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में किसको मिले हैं? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूएसए एंड जापान। परसेंटेज इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है कितने नंबर पे आती है इसकी इन्वेस्टमेंट में और कितने परसेंटेज उसको वोटिंग राइट मिलते हैं, और टॉप 2 स्टेट्स या कंट्रीज कौन सी हैं जिसको जो है वोटिंग राइट्स उसको मिलते हैं। तो ये बात रही इसकी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है 10 मिलियन का, इसके लिए फॉर द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप हिमाचल प्रदेश के बारे में, उसकी कैपिटल क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। अब हम नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, टू अबॉलिश द टेम्पून टैक्स। ठीक है, ये कौन सा टैक्स है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं अब इसकी बात करूंगी। पहले तो मैं बात करती हूँ टेम्पून टैक्स की। अब यूके जो है वो टैक्स फ्री कंट्री हो गई है ऑन सैनिटरी प्रोडक्ट्स। जितने भी आपके सैनिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे यूके में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले यूके में कितना टैक्स लगता था? 5% टैक्स लगता था। ठीक है, 5% टैक्स लगता था सैनिटरी प्रोडक्ट्स में। क्यों? अब यूके में ऐसा क्या हो गया कि पहले 5% का टैक्स लगता था, अब जो है ये टैक्स फ्री हो गया है। कौन से? सैनिटरी प्रोडक्ट्स। तो अब हम इसकी बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ यूके की। आपको पता होगा कि जो पहले यूके था किसका पार्ट था? यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन का। एंड यूरोपियन यूनियन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके पहले कितने मेंबर्स थे? 28 मेंबर्स थे। तो यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, किसकी? यूरोप की। तो यूरोप की कुछ 28 कंट्रीज थी जो इसके मेंबरशिप में या इसके मेंबर्स थी। तो यूके वाज वन ऑफ देम। अब आपने देखा है कि इस साल जो है वो ब्रेक्जिट हो चुका है, ठीक है। व्हाट इज ब्रेक्जिट? ब्रेक्जिट इज ब्रिटेन एग्जिट। उसके बाद जो अब यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स रह गए हैं? 27 मेंबर। तो यूके क्या कर रहा है? अब लॉज बना रहा है अपने अकॉर्डिंगली। पहले वैसे लॉज जो थे उसको यूरोपियन यूनियन में जैसे लॉज थे, पहले यूरोपियन यूनियन में सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे कितने परसेंट टैक्स लगता था? 5% टैक्स, मैक्सिमम 5% टैक्स लगता था जितने भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स थे। बट अब जो कि ब्रेक्जिट हो चुका है, यूके एक अलग पार्ट वहां से बाहर आ चुका है, एक अलग पहले भी अलग कंट्री थी बट पहले जो था वो उसका पार्ट था। तो अब जो अपने वो लॉज बना रहा है वो अपने अकॉर्डिंगली बना रहा है, तो अपने ट्रेड जैसे उसको ट्रेड चाहिए वैसे वो लॉ बना रहा है। उसके लिए क्या किया है यूके ने? जो 5% का जो टैक्स था वो अबॉलिश कर दिया है। अब जो यूके में सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे कोई टैक्स नहीं लगता है। एंड अगर मैं टैम्पून की बात करूं तो टैम्पून क्या है? टैम्पून इज आल्सो अ सैनिटरी प्रोडक्ट, इज जस्ट लाइक द सैनिटरी प्रोडक्ट। तो अब यूके जो है वो टैक्स फ्री हो चुकी है। किसके लिए? सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिए। अब कौन सी है? क्या ये यूके पहली कंट्री है जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स जो है वो अबॉलिश किया है? नहीं, यूके पहली कंट्री नहीं है। तो कौन कौन सी कंट्री है जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स है वो अबॉलिश किया है? सबसे इंपॉर्टेंट तो है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में सैनिटरी प्रोडक्ट्स में कोई भी टैक्स नहीं लगता, 0% टैक्स लगता है सैनिटरी प्रोडक्ट्स में। और अदर 2 कंट्रीज कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है। अब कितनी 4 कंट्रीज हो गई है जहां पे सैनिटरी प्रोडक्ट्स पे कोई टैक्स नहीं लगता। अब हम नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किसको इनॉग्रेट किया है रिसेंटली? कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो कोची जो है वो कौन से स्टेट में है एंड मैंगलोर कौन से स्टेट में है? ये आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये दोनों जो है ये कौन सी स्टेट में है। तो अब मैं बात करती हूँ नेचुरल गैस पाइपलाइन की, ठीक है। ये न्यूली इनॉग्रेट हुई है, 450 किलोमीटर की ये गैस पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन है ये कहां से स्टार्ट होगी? कोची से। और ये कहां? कोची से क्या लेके जाएगी? लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये लेके जाएगी और कहां तक? मैंगलोर तक ये जो है इसको लेके जाएगी। तो ये जो गैस पाइपलाइन है इसका काम क्या है? इस गैस पाइपलाइन का कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल को क्या पहुंचाना लोगों तक, कि वो लोग उसको कुकिंग फ्यूल की तरह यूज कर पाए या उसको किसमें यूज कर पाए, ठीक है। जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल फ्यूल, तो इन सब चीजों में इसको यूज इंडस्ट्रीज के लिए यूज करने के लिए। तो ये जो नेशनल गैस पाइपलाइन है इसका इनॉग्रेशन हुआ है और इनॉग्रेशन किसने किया है? बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो गैस पाइपलाइन है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इसका ना मेथड है, उस इम्पोर्टेंट मेथड से ये बनी है, टेक्निक है उसकी, और उसका नाम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टेक्निक है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये टेक्निक? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। इस टेक्निक में क्या है? इस टेक्निक में क्योंकि इस कोची मैंगलोर नेशनल गैस लाइन पाइपलाइन को बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे बहुत ज्यादा कुछ लेक्स हैं, रिवर्स एंड लेक्स हैं, तो उनके थ्रू ये गैस पाइपलाइन जो थी वो पास नहीं हो रही थी। तो कुछ इंजीनियर्स ने इस मेथड का यूज किया है। क्या नाम है इस मेथड का? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। इस मेथड से क्या था? नाम से पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पाइपलाइन जाएगी और किसके नीचे से? रिवर बेड के नीचे से। इस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? रिवर बेड। रिवर बेड के नीचे से ये गैस पाइपलाइन जाएगी और जो है कहाँ पहुंचेगी? एक जगह से दूसरी जगह। तो ये पाइपलाइन किसमें यूज होगी? कहाँ पे यूज होगी?
ये यूज होगी घरों के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज टाउ बूट्स। इस न्यूज में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाउ बूट्स व्हिच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ स्टार सिस्टम। तो अगर आपको पेपर में आता है कि टाउ बूट्स इज रिलेटेड टू विच थिंग, तो उसके कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, इट प्लैनेट, ये स्टार है, ये सैटेलाइट है या कुछ भी है, तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है कि टाउ बूट्स इज अ स्टार सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको स्पेस से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज टाउ बूट्स, या टाउ बूट्स व्हिच वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज व्हाट इज अ स्टार सिस्टम। ठीक है, तो इस न्यूज़ में इतना कुछ है नहीं है, बस आपको टाउ बूट्स याद रखना कि टाउ बूट्स क्या है, इट इज अ स्टार सिस्टम। एंड नाउ द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज माइकल कोंडो who was passed away recently was associated with which game? तो sports is very important part of your competitive exam। तो sports का आपको ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि ऐसे ऐसे कोई है, उनकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो वो जो है किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, हॉकी से। हॉकी का वर्ल्ड कप होता है, बिल्कुल होता है, हर 4 साल के बाद हॉकी का वर्ल्ड कप होता है। तो जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो कब हुआ था, 2018 में। और कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था, इंडिया ने इसको होस्ट किया था। और इसका जो फाइनल मैच हुआ था वो कौन सी स्टेट में हुआ था, ओडिशा में हुआ था, और कौन सी जगह में, भुवनेश्वर। ठीक है, तो फाइनलिस्ट जो कंट्रीज थी वो कौन कौन थी इसमें, ब्राजील एंड नीदरलैंड। ठीक है, तो कौन सी कंट्री जीती है इसमें, ब्राजील में बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम जो है वो जीती है इसके अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट। तो 2000 अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा वो कब होगा, 2022 में होगा। और कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी, इंडिया। तो ये कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हॉकी के वर्ल्ड कप को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, तो क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, लाउसाना। लाउसाना इज इन विच कंट्री, स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड में है। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे जितनी भी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका आपको हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे, लुज़ाना, व्हिच इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होगा, 2022 में होगा और इंडिया इसको होस्ट करेगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।